चौथे दिन एक हेलीकॉप्टर जजीरे पर उतरा जो मैंने खुद भी देख लिया था। हेलीकॉप्टर से 2 अफराद बाहर आए थे, जिनमें एक गैर मुल्की था और दूसरा गालिबन लबनानी था। हॉटन उन्हें लेकर मेरे पास आ गया। हॉटन ने कहा, मिस्टर वॉल्टर आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं चीफ। ये हमारे मखसूस निशानात के साथ आए हैं। मैंने सर्द महरी से वॉल्टर का इस्तकबाल किया था। मासूम से चेहरे वाला शख्स था। फिर मैंने हॉटन को जाने का इशारा किया और उन दोनों के साथ अंदर आ गया। हॉटन उन्हें घूरता हुआ चला गया था। नशिस्त के कमरे में लाकर मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। वॉल्टर ने कहा, आपसे मुलाकात की बड़ी ख्वाहिश थी मिस्टर हेनरिक। मैंने कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो बोला, मेरा ताल्लुक NUO से है और ये चंद निशानात मुझे बड़े पुरस्कार हालात में मिले हैं। इनके बारे में आपसे मालूमात का ख्वाहिशमंद हूँ। उसने एक खास निशान मेरे सामने रख दिया। ये तंजीम का निशान था और मेरे सेक्शन से ताल्लुक रखता था। मैंने चौंक कर उन दोनों को देखा। वॉल्टर ने कहा, डैनी मार्श स्मिथ हमसे मिली थी, मगर न जाने क्यों वो फवाद कहकर मुझे पुकार रही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, ठीक ही कह रही थी बेचारी, अली यार खान के जाल में आ फंसी है। ये सुनते ही वॉल्टर अपनी जगह से उठा और मुझसे लिपट गया। अली यार खान, तंजीम तुम पर फख्र करती है। किसी को गुमान भी नहीं था कि तुम जैसा शख्स तंजीम को इस तरह मिल जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया फवाद, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। फवाद ने कहा, बड़ी सनसनी फैल गई है हम लोगों में। मेरे ख्याल में ये इस साल का सबसे बड़ा इंकिशाफ है और शायद ऑपरेशन भी। इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन यही होगा। वॉल्टर के मेकअप में फवाद ही था। दूसरा शख्स भी तंजीम का रुकन था। पायलट भी हमारा ही आदमी था जो हेलीकॉप्टर में मौजूद था। मैंने पूछा, मेरा तोहफा तुम लोगों को बआसानी मिल गया था? वो बोला, जिस अंदाज में उसे भेजा गया था उसमें कोई सुकुम ही नहीं था। उस शख्स का फाइल भी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। 3 अहम मामलात में हमें उस पर शुबा था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। तुमने न सिर्फ उसका इंकिशाफ किया है बल्कि उसकी मौत की इत्तला भी दी है। तंजीम तुम्हारी हैसियत किसी माफौकल फितरत शख्सियत की सी हो गई है। मैंने कहा, ये एजाज मेरे खुदा ने बख्शा है जिसके लिए मैं उसके हुजूर शुक्रगुजार हूँ। मेरी दूसरी दरखास्त का क्या हुआ? वो बोला, वो लोग चल पड़े हैं, बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे, उनके लिए इंतजामात करो। मैंने पूछा, कितने अफराद हैं? वो बोला, 120 आदमी मुहैया हो सके हैं। तुम्हारी तमाम जरूरियात पूरी कर दी गई हैं। मैंने पूछा, तरबियत याफ्ता हैं? वो बोला, मुकम्मल तौर पर। फिर पूछा, हालात में कोई गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं है, लेकिन किसी भी वक्त हो सकती है। यहाँ बेशुमार खतरनाक लोग मौजूद हैं। मैंने पूछा, कोई जहाज है जिससे वो लोग आ रहे हैं? वो बोला, नहीं, एक बड़ी लॉन्च है। आला पैमाने पर काम किया गया है। लॉन्च एक ऐसी कंपनी की है जो इसराइल नवाज मुल्क से ताल्लुक रखती है। उसके कप्तान वगैरह हमारे कब्जे में हैं। उससे सफर किया जा रहा है। मैंने कहा, वेरी गुड, नाम क्या है उसका? वो बोला, ओलियानूस। मैंने पूछा, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? वो बोला, वापस जाएंगे और उसी लॉन्च पर उतर जाएंगे। सिर्फ तुम्हें इत्तला देने आए थे। मैंने पूछा, कब तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे? फवाद ने कहा, मेरे ख्याल में कल सुबह किसी भी वक्त। मैंने कहा, शुक्रिया फवाद, मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। सेक्रेटरी हॉटन भी खतरनाक आदमी है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये इस जजीरे पर दूसरा खतरनाक आदमी है। फवाद ने कहा, खुदा तुम्हें तमाम आफात से महफूज रखे। अब हमें इजाजत दो। मैंने कहा, कुछ रस्मी कार्रवाई कर लो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए शराब मंगवाता हूँ। मैंने कहा और फवाद हंस पड़ा। बोला, चलो ठीक है, हम इसे जमीन पर बहाकर अपनी कामयाबी का शगुन मना लेंगे। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद होकर एक तरफ चल पड़ा तो मैंने सुकून की सांस ली और अपनी जगह से हट आया। हॉटन कुछ उलझा सा था, न जाने क्यों। बाकी मामलात हस्बे मामूल थे। शाम को उससे मुलाकात हुई। वो बोला, मैं नई हिदायत चाहता हूँ जनाब। मैंने पूछा, किस सिलसिले में? वो बोला, जजीरे का निजाम उस शख्स की वजह से दरहम बरहम हो गया है। हमने अपनी तमाम कोशिशें कर ली हैं, लेकिन उसकी तलाश में नाकाम रहे। तमाम मुलाजिमीन भी परेशान हैं, हालांकि मैंने उनके बारे में हर तरह तसल्ली कर ली है। मैंने कहा, वो बेहद खतरनाक इंसान था हॉटन। हार्वर्ड ने उसके बारे में जो रिपोर्ट दी थी उसमें उसके लिए खास अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इस सिलसिले में तुम्हारी तशवीश हक बजानिब है। अगर वो जजीरे से निकल गया है तब भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर यहाँ मौजूद है तब भी। खैर, इसके लिए मैंने कुछ इंतजामात किए हैं। कल किसी वक्त एक लॉन्च यहाँ पहुंच रही है जिसमें कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जजीरे का इंतजाम उन लोगों के हवाले कर रहा हूँ। वो जासूसी के जदीद तरीन तरीकों से इसका पता चलाएंगे। इसके अलावा और क्या किया जाए? हॉटन ने सर झुका लिया। बोला, मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस सिलसिले में। बहरहाल मैं दावे से कहता हूँ कि वो अब इस जजीरे पर मौजूद नहीं है। मैंने उसे तलाश करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मैंने कहा, ठीक है, देखते हैं। हॉटन ने पूछा, ये मिस्टर वॉल्टर कौन थे? मैंने कहा, GCAN ओवरसीज के मैनेजर। इनकी मार्फत हमने कुछ चीजें मंगवाई हैं। उनकी तफसीलात लेकर आए थे। वो बोला, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी जनाब। मैंने कहा, मेरे इल्म में भी नहीं थी। वैसे ये आला सतह के मामलात हैं हॉटन।
हॉटिन ने फिक्रमंदी की गहरी सांस लेकर कहा, ओह। मैं उसके चेहरे पर तशवीश के आसार साफ देख रहा था। जरूर उसे कोई शक हो गया था। बहरहाल अब उस शख्स को नजर में रखना था। बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया था। उस वक्त को कामयाबी से गुजारना जरूरी था। शाम हो गई। रात के खाने के बाद मैं आराम करने चला गया और बिस्तर पर दराज होकर हालात पर गौर करने लगा। नींद कमबख्त आंखों में बहुत कम आती थी। उस वक्त भी रात के तकरीबन 2 बजे होंगे जब ऊपरी रोशनदान से कांच का एक गोला सा नीचे गिरा। एक लम्हे के लिए मैं हैरान रह गया। मैंने उठने का इरादा किया ही था, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत साकित हो गया। गोले से सफेद धुआं खारिज हो रहा था और गैस की बू ख्वाबगाह में फैलती जा रही थी। मैंने सांस रोक लिया। ये मुझे बेहोश करने की कोशिश थी। सांस रोकने की मुझे कोई खास मश्क नहीं थी, लेकिन उस वक्त बेहोशी से बचने का और कोई जरिया नहीं था। जिस तरह भी मुमकिन हो सका मैंने उस ख्वाबावर गैस से बचने के लिए कोशिशें की। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था और दम घुटा जा रहा था। फिर दरवाजे पर आहट होने लगी। दरवाजा बंद नहीं था, इसलिए वो आसानी खुल गया। अंदर जो शख्स दाखिल हुआ वो हॉटिन के अलावा और कोई नहीं था। चंद लम्हे दरवाजे पर खड़े होकर उसने गैस खारिज होने का इंतजार किया और फिर आगे बढ़ाया। सबसे पहले उसने कांच के टूटे हुए टुकड़े चुनकर जेब में डाले और फिर आगे बढ़कर मेरे पास पहुंच गया। मिस्टर हेंड्रिक, ऐसे हाजिर होने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर हेंड्रिक, मगर एक जरूरी मसला। मिस्टर हेंड्रिक। वो रुक गया। फिर उसने मेरे सीने पर हाथ रख कर मुझे झंझोड़ा और उसके बाद वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गया। हॉटिन कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर ख्वाबगाह के उस हिस्से में पहुंच गया जहां से अंदर कंट्रोल हॉल में दाखिल हुआ जा सकता था। यहाँ से दाखिले की जरूरत उसे इसलिए पेश आई होगी कि मैंने दूसरे दाखिली दरवाजे को बंद कर दिया था। मेरी ये कोशिश हॉटिन को शुबे में मुब्तला कर सकती थी। मुझे उसका अंदाजा था, लेकिन मजबूरी थी। मैं अब कंट्रोल हॉल में उसका आजादाना दाखिला बंद कर देना चाहता था। वैसे हॉटिन को मुझ पर शुबा करने के कई असबाब थे और मुझे खुद भी उसका एहसास था। उस वक्त सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी, लेकिन अब मुझे भी उसकी जरूरत नहीं रह गई थी। जो काम मैं उससे लेना चाहता था वो ले चुका था, इसलिए उसके अंदर दाखिल होते ही मैं भी अपनी जगह से उठ गया और उसके पीछे पीछे कंट्रोल हॉल में दाखिल हो गया। हॉटिन इत्मीनान से अंदर दाखिल हुआ था, जबकि मैंने खुद को उसकी निगाह से पोशीदा रखा। सबसे पहले उसकी निगाह कटहरे की तरफ गई और फिर वो तेज कदमों से कटहरे के पास पहुंच गया। मैं भी मशीनों और सुतूनों की आड़ में होता हुआ उसके पास पहुंच गया। फिर उसकी करख्त आवाज उभरी, ए तुम सो रहे हो, जागो, उठो, वरना फिर कयामत तक न उठ सकोगे। उसने स्याह फाम को मुखातिब करते हुए कहा और स्याह फाम जाग गया। वो आंखें मलता हुआ उठा और अब हैरत ज़दा अंदाज में हॉटिन को देख रहा था। मैं जानता था कि उसके जहन में क्या ख्यालात होंगे। हॉटिन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? स्याह फाम ने कहा, लोबो। हॉटिन ने कहा, क्या तुम आजादी के ख्वाहिशमंद नहीं हो? लोबो खामोशी से उसे घूर रहा था। हॉटिन बोला, अगर तुम मेरी बात का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आजाद कर सकता हूँ। लोबो ने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा, फिर खुश्क होंठों पर जबान फेरता हुआ बोला, न जाने तुम क्या कह रहे हो मिस्टर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हॉटिन बोला, खुद को नींद के असर से आजाद कर लो। लोबो ने कहा, मैं जाग गया हूँ। हॉटिन बोला, तुम 11 अफराद थे यहाँ? लोबो ने कहा, हाँ। हॉटिन बोला, बाकी 10 कत्ल कर दिए गए? लोबो ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। हॉटिन ने दोबारा कहा, और कत्ल करने वाला हेंड्रिक था। लोबो अब भी खामोश था। हॉटिन बोला, क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे मिस्टर लोबो कि दरअसल उनका कातिल हेंड्रिक नहीं था बल्कि एक नकली इंसान था। बहरहाल अफसोस, मैं तुम्हारे साथियों को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे सजा देकर तुम्हें जरूर आजाद कर सकता हूँ। लोबो अब संभल गया था। बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर? वो बोला, हेंड्रिक आखिरी बार यहाँ कब आया था? लोबो ने कहा, आज सुबह। हॉटिन ने कहा, उसके अंदाज में तुमने कोई तब्दीली महसूस की? लोबो ने कहा, कोई खास नहीं। हॉटिन ने पूछा, वो यहाँ क्या करता रहा? लोबो ने कहा, मैं क्या जानूं मिस्टर, इस शैतानी कैद खाने के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। हॉटिन बोला, फिर भी यहाँ उसकी मसरूफियात क्या होती हैं? उसने तुमसे आजादी की बात तो नहीं की थी? ये तो नहीं कहा था कि तुम उसके साथ मिलकर काम करो, वो तुम्हें आजाद कर देगा? लोबो ने कहा, भला ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर हेंड्रिक ने तो एक एक करके मेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, फिर मुझे वो क्यों आजादी देंगे? लोबो ने जवाब दिया और हॉटिन पुरख्याल अंदाज में दोनों हाथ मलने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्रोल टेबल की जानिब बढ़ गया जो हेंड्रिक के इस्तेमाल में रहती थी। वहां भी वो देर तक ऐसे निशानात तलाश करता रहा जिनसे उसके शुबे की तस्दीक हो सके। वो खासा परेशान नजर आ रहा था। मैं उसकी तमाम हरकत और सकनात का जायजा लेता रहा। अब इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि हॉटिन को मुझ पर शुबा हो गया था। हेंड्रिक के बाद हॉटिन इस जजीरे की दूसरी बड़ी शख्सियत था और तमाम लोग उसके अहकामात पर अमल करते थे। मैंने आज तक उससे मुताद्दिद फवायद हासिल किए थे
और बेशुमार उलझनों से बचा रहा था, लेकिन उसके बाद उसे मौका देना बड़ी हिमाकत थी। चुनांचे मैंने आखिरी फैसला कर लिया और उस वक्त जब हॉटिन मेज के नजदीक से गुजरा तो मैं उसकी पुश्त पर पहुंच चुका था। लोबो अपने पिंजरे की सलाखें पकड़े हुए उस मंजर को देख रहा था। मैंने हॉटिन की पुश्त से पिस्तौल की नाल लगा दी और करख्त लहजे में उससे कहा, दोनों हाथ बुलंद कर लो मिस्टर हॉटिन। वो मेरी आवाज सुनते ही बुरी तरह चौंक कर पलटा, फिर मुझे देखकर उसका चेहरा तारीक हो गया। उसके मुंह से लरसती हुई आवाज निकली, मिस्टर हेनरिक। उसके हाथ बेइख्तियार ऊपर उठ गए। मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली, फिर कोट के गिरेबान में हाथ डालकर बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया। पिस्तौल अपने कब्जे में लेने के बाद मैंने अपने पिस्तौल की नाल से उसे धकेल दिया और वो 3-4 कदम पीछे हट गया। वो बोला, मैं समझ नहीं सका मिस्टर हेनरिक। मैंने कहा, मैं तुम्हें समझाऊंगा डियर हॉटिन, अच्छी तरह समझाऊंगा। वो बोला, मगर आप मैंने उससे पूछा, तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे दाखिल हुए? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो मैं बस जनाब, दरअसल मैं कुछ परेशान था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यहाँ आकर तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बोला, लेकिन आपकी तरफ से मुझे यहाँ आने की इजाजत है, मैं किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। मैंने कहा, बेशक ये सब कुछ था, लेकिन हेनरिक के बारे में मालूमात हासिल करने की इजाजत तो तुमने मुझसे नहीं ली। हॉटिन खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने महसूस किया कि उसने एक लम्हे में खुद को संभाल लिया है। वो बोला, मिस्टर हेनरिक, आपको इल्म है कि मैं 14 साल से अपनी तंजीम के लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इन 14 सालों में मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और मेरे नाम से कोई ऐसी बात मंसूब नहीं की जा सकती जो काबिल गिरफ्त हो। बेशक मैं आपके सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे इतना भी हक नहीं पहुँचता मिस्टर हेनरिक कि मैं अपने किसी शुबे की तस्दीक कर सकूँ? मैंने पूछा, शुबा? बोला, हाँ मिस्टर हेनरिक, उस शख्स को हमने हर जगह तलाश कर लिया। कोई ऐसी जगह बाकी नहीं बची जहाँ उसे देख न लिया गया हो। अगर वो पागल नहीं था तो उसने समंदर के रास्ते फरार होने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि इस तरह किसी जगह जिंदा पहुंचना नामुमकिन है। तो फिर आखिर वो कहाँ गया? माफ कीजिए, मैं अजीब बात कह रहा हूँ कि पहले आप मेरा चेहरा देखें और उसके बाद मुझे इजाजत दें कि मैं आप पर एमोनिया इस्तेमाल करूं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि आप मेकअप में तो नहीं हैं। मैं आपसे सच अर्ज कर रहा हूं मिस्टर हेनरिक कि अब हम दोनों के अलावा कोई बाकी नहीं रह गया जिस पर शुबा किया जा सके। लोगों से मालूमात की बुनियादी वजह यही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बात तो किसी हद तक माकूल है, लेकिन डियर ये बताओ कि अगर मैं वो शख्स निकला तो जाहिर है मैं तुम्हें उसका मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरी असल शक्ल देख सको। हॉटिन बोला, उसके बावजूद अगर आप मिस्टर हेनरिक हैं तो मुझे इस बात की इजाजत दें। हॉटिन अब काफी हद तक मुतमईन नजर आने लगा। मैंने कहा, अगर बात यह है हॉटिन, तो फिर यूं करते हैं कि इन दोनों पिस्तौलों से कारतूस निकाल कर फेंक देते हैं और उसके बाद हम एक दूसरे को देख लेते हैं। हॉटिन ने इस बात को तस्लीम कर लिया। बोला, बिल्कुल मुनासिब है। मैंने उसके सामने ही पिस्तौल के चैम्बर खाली कर दिए और कारतूस जेब में डालकर दोनों पिस्तौल एक तरफ उछाल दिए। मैंने कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। हॉटिन ने कहा, ठीक है, मैं एमोनिया फराहम करता हूँ, आप मेरा चेहरा देख लें। मैंने कहा, ठहर जाओ। वो ठिठक कर मुझे देखने लगा। मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मैंने कहा, मैं एतराफ करता हूँ हॉटिन कि मैं हेनरिक नहीं हूँ। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके बावजूद वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक था और खुद को संभालने का फन जानता था। दूसरे ही लम्हे उसका घूंसा मेरे पेट पर पड़ा। मुझे वाकई उसकी तवक्को नहीं थी कि वो इतनी फुर्ती से हमला कर देगा। हालांकि मेरा ये एतराफ उसके लिए हैरान कुन भी था। उसने मुझ पर दूसरा हमला किया, मगर मैं 2 कदम पीछे हट गया और अब मेरे लिए जरूरी था कि मैं उसे संभालूं। चुनांचे मैंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मेरा पांव उसके घुटने पर पड़ा और वो बेइख्तियार झुक गया। फिर मेरा दूसरा पांव घूमकर उसके जबड़ों पर पड़ा। शायद वो जिस्मानी लड़ाई का बहुत ज्यादा माहिर नहीं था। उसके बरक्स हेनरिक खासा फुर्तीला और जंगजू आदमी था। हालांकि हॉटिन कद-ओ-कामत में हेनरिक से किसी तरह कम नहीं था, लेकिन मेरे चंद ही घूंसों ने उसे जमीन पर लिटा दिया। उसके मुंह से खून बह रहा था। मैंने गिरबान पकड़कर उसे उठाया और करख्त लहजे में बोला, हाँ मैं हेनरिक नहीं हूँ, मैंने हेनरिक को कत्ल कर दिया है। उसके मुंह से दहशतदा सी आवाज निकली, क्या? तो तुम वही हो? मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। तुम सब लोगों की मौत मेरे हाथों लिखी है और अब इसके लिए बहुत कम वक्त रह गया है। लेकिन अफसोस, तुम इस जजीरे की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख सकोगे। अब जबकि तुम मुझ पर शुबा करके यहाँ तक पहुंच ही गए हो हॉटिन, तो फिर तुम्हें भी दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए। हॉटिन ने दूसरे लम्हे चीख कर उठने की कोशिश की, मगर मेरी एक लात ने उसे दोबारा जमीन बोस कर दिया। वो दोनों हाथों को जमीन पर टिका कर पीछे की तरफ खिसकने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। पीछे खिसकते खिसकते हॉटिन उस कटहरे तक पहुंच गया जिसमें लोबो बंद था, और फिर वो कटहरे का सहारा लेकर उठना ही चाहता था कि अंदर से लोबो की लात उसकी पुश्त पर पड़ी और वो एक चीख के साथ मेरे कदमों में आ पड़ा।
मैंने भी फुटबॉल ही की तरह उसका इस्तकबाल किया था। दूसरे लम्हे मेरी लात ने उसे फिर कटहरे के नजदीक पहुंचा दिया। लोबो बच्चों की तरह खुश हो रहा था। जो ही वो कटहरे के करीब पहुंचा, लोबो ने फिर एक लात उसकी पुश्त पर रसीद कर दी और हॉटिन औंधे मुंह गिर पड़ा। अब उसमें उठने की सकत नहीं रही थी। मैंने पांव की ठोकर से उसे सीधा किया। उस वक्त मेरे दिल में रहम का शायबा तक नहीं था। ये लोग मजलूम मुसलमानों के कातिल थे। उन्होंने जहां भी मौका पाया था औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों को बेदरेग कत्ल किया था। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। फिर उन पर रहम किस तरह किया जा सकता था? हॉटिन खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने दांत पीसते हुए अपना दायां पांव उठाया और उसकी गर्दन पर रख दिया। हॉटिन का पूरा बदन तशन्नुजी अंदाज में सुकड़ने और सिमटने लगा, लेकिन मेरे पांव का दबाव उसके हलक पर बढ़ता ही जा रहा था और फिर मैंने एक जोरदार झटके से उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। हॉटिन जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। उसके मुंह से खून का फव्वारा सा उबल पड़ा था। वो कई बार तड़पा और फिर उसने दम तोड़ दिया। लोबो दोनों हाथों से कटहरे की सलाखें पकड़े खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने गर्दन के इशारे से उसकी मौत के बारे में पूछा और मैं एक गहरी सांस लेकर उस मेज की जानिब बढ़ गया जहां कंट्रोल बटन लगे हुए थे। लोबो को एक बार फिर मैंने उस कटहरे से आजाद करवाया और निहायत गंभीर लहजे में बोला, लोबो, इसकी लाश उठाकर इस शीशे की छत पर डाल दो। इसका वजूद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोबो ने किसी खिलौने की तरह हॉटिन की लाश को उठाया और उसे लिए हुए तेजाब के उस हौज के पास आ गया जिस पर शीशे की छत थी। उसने उसे शीशे की छत पर लिटा दिया और मैंने वो बटन दबा दिया जिससे वो छत दो हिस्सों में तकसीम हो जाती थी और इंसान उस तेजाब के तालाब में पहुंच जाता था। धुएं का मरगूला बुलंद हुआ और हॉटिन की कहानी भी खत्म हो गई। मैंने ये आखिरी काम भी कर दिखाया था, लेकिन अब मैं लोबो को आजादाना तौर पर अपने साथ नहीं रख सकता था। चुनाचे मैंने मुस्कुराकर लोबो की जानिब देखते हुए कहा, लोबो, हमारे रास्ते के तमाम पत्थर हट गए हैं। अभी तक मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन दोस्त, अभी तुम्हारी मुश्किलात का खात्मा नहीं हुआ। तुम अगर चाहो तो इस जगह आजादाना रह सकते हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें अब इस कटहरे में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये शैतानी कारखाना बेहद खतरनाक है। अगर तुमने इन मशीनों वगैरह को छेड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तुम बस आराम करो यहाँ, चाहो तो मेरी ख्वाबगाह तक आ सकते हो। मेरा ख्याल है कि अब बहुत कम वक्त रह गया है तुम्हारी कैद का। कल मेरे आदमी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उस वक्त जब वो जजीरे का कंट्रोल संभाल लेंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। लोबो ने कहा, मुझे इस आजादी से कोई दिलचस्पी नहीं है मास्टर। आप जिस तरह हुक्म दें मैं तैयार हूँ। बेहतर यह है कि मुझे इस पिंजरे में बंद कर दें ताकि अगर मैं बेकार बैठकर कोई हरकत करने की कोशिश करूं तो ना कर सकूं। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम खुद पर कंट्रोल रखो लोबो, बल्कि यूं करो कि आज यहाँ रहने की बजाय मेरी ख्वाबगाह में कयाम करो। वो बोला, नहीं मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ ठीक हूँ। लोबो किसी तरह भी मेरे साथ बाहर आने पर आमादा नहीं हुआ। गरज मैंने लोबो को आजाद छोड़ा और वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गया। नींद का क्या सवाल था, अब तो हॉटिन भी खत्म हो चुका था। उसके जरिए अब मैं किसी और से राब्ता भी कायम नहीं कर सकता था। ये सोचते सोचते न जाने मुझे किस वक्त नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।